सर लास्ट आवाज फिर मसला आ रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, और असाइनमेंट में मैंने आपको कहा था कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम में जो है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो कि आरएल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो हमने ये देखना है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो कितनी एवरेज पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है, और जो इंडक्टर और जो रेजिस्टर हैं ये कितनी पावर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमें जो है नेटवर्क में नेटवर्क करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेटवर्क करंट जो है वो हम आई जो है वो फाइंड आउट करेंगे, नेटवर्क करंट आई। सो इट इज इनफैक्ट इज द फेजर करंट, क्योंकि हम क्या करेंगे कि फेजर वोल्टेज को फेजर इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे। तो हम इस वोल्टेज को जो है वो फेजर इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे, जो इम्पीडेंस है नेटवर्क की, तो हमें इस आई की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जब हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली पावर कैलकुलेट करेंगे। और पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज पावर का फार्मूला हमारे पास होता है कि 1/2 आई मैक्स बी मैक्स कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग this current with the voltage again, this current with the voltage again, and we will take the conjugate of this current value, and we will take the real part of this, and what we'll do is we will divide it by 1/2. ठीक है, तो हमें जो है इससे एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स मिल जाएगी। अब हमने एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे पहले। तो V3 ओम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर फाइंड आउट करेंगे। तो V3 ओम जो है वो हमारे पास है, और V3 ओम से हम क्या करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज द पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। तो फिर हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो सेम है, और हम क्या करेंगे कि करंट से वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो है वो पावर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जो है वो हम रिएक्टिव जो कंपोनेंट है जो कि इंडक्टेंस की इम्पीडेंस है, इस केस में हमारे पास जो है वो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टिव कंपोनेंट है, और हम इसकी जो है हमें इम्पीडेंस की वैल्यू एक्सएल मालूम है, और हम इसको क्या करेंगे कि करंट आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और करंट आई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसकी जो है वो वोल्टेज अक्रॉस जो है इंडक्टर जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम पावर अक्रॉस इंडक्टर फाइंड आउट करेंगे PL, और हमें मालूम है कि करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी।
तो अगर आप ये देखें कि करंट इज मल्टीप्लाई with the impedance and we will get the voltage, and then voltage is multiplied by the current and we will get the power across the inductor. इसका मतलब ये है कि I square XL is in fact is the power across the inductor. तो यहाँ पर भी जो है basically IR is the voltage across 3 ohm resistor, and when we will take the power, so we will multiply it by the current again, so it is I square R. ठीक है, तो अब हम बेसिकली ये देखते हैं कि हाउ मच पावर वी हैव कंज्यूम इन द नेटवर्क। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने किया कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट की। तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.53 एट द एंगल ऑफ 26.57 डिग्री। तो वोल्टेज की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, वोल्टेज की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले एवरेज पावर जो सप्लाइड है हम इसको देखते हैं कि एवरेज पावर सप्लाइड जो है इज वेरी सिंपल, और हम इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/2 VM IM cos, और दिस इज द एंगल ऑफ द वोल्टेज थीटा V एंड दैट इज थीटा I। तो हमें जो है वो डेट वैल्यू इज 9.6 वॉट। अब ये 9.6 वॉट जो है हम बाय एंटिसिपेशन जो है वो गैस से ये बता सकते हैं कि ये 9.6 वॉट जो है ये रेजिस्टर के क्रॉस कंज्यूम होगी और रिएक्टेंस के क्रॉस कंज्यूम नहीं होगी। लेकिन मैथमेटिकली हम देखते हैं कि हम कैसे ये प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये 3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, तो हमने रेजिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज फाइंड आउट की, और इसको जो है वो हमने करंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 3I, जो हमारे पास करंट की वैल्यू यहाँ आ रही थी। फिर जो वोल्टेज की वैल्यू थी, फिर इस वोल्टेज को फिर हमने पावर क्रॉस रेजिस्टर कैलकुलेट किया और हमने ये फार्मूला यूज किया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 9.6 वॉट आ रही है। क्योंकि बेसिकली एंगल जो है कोसाइन ऑफ 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है थीटा V और थीटा I ये दोनों सेम है। तो क्या होगा कि कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 आ जाएगा, और हमारे पास जो ये वैल्यू है ये 9.6 वॉट आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बेसिकली वोल्टेज फाइंड आउट करनी है इंडक्टेंस के क्रॉस। तो XL मेरे पास क्या थी, XL की वैल्यू 1J थी। तो 1J को मैंने करंट से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने क्या किया कि J की वैल्यू जो है J की जगह मैं 90 डिग्री ले लूंगा, और जो करंट का जो एंगल था वो 26.57 डिग्री था। तो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ I, और वैल्यू ऑफ जो XL है वो 1 है। तो इस तरह ये जो है 2.53 आ जाएगी, और मेरे पास जो एंगल है वो एंगल जो है वो इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स आ गए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास VL आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो है मैंने इसे एंगल्स क्या क्या आएंगे कि बेसिकली ये एंगल जो है ये थीटा V है और थीटा I है। ये एंगल चेंज नहीं होंगे, थीटा V और थीटा I का एंगल चेंज नहीं होगा, ये एंगल सेम है। लेकिन जो यहाँ पर फर्क आ रहा है ये 90 डिग्री का फर्क आ रहा है, जो कि इस इम्पीडेंस इस कॉम्प्लेक्स J की वैल्यू की वजह से थी। तो यहाँ पर ये बेसिकली 90 डिग्री इस J की वजह से था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कॉस 90 डिग्री जो है ये 0 होगा, और हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है
कि जितनी पावर सप्लाई हो रही थी नेटवर्क में वो सारी की सारी जो है वो कंज्यूम की रजिस्टर ने। तो that is in fact we have discussed in the last lecture and I have given you this assignment, और इस असाइनमेंट से जो है वो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो पावर कंज्यूम नहीं करते। अब हम एक और नेटवर्क लेते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो है वो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो तमाम सर्किट एलिमेंट्स हैं, वन सर्किट एलिमेंट इज द करंट सोर्स, resistor, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द वोल्टेज सोर्स। तो ये टोटल 5 सर्किट एलिमेंट्स हैं और हमने इन सब की जो है एवरेज पावर जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब इसमें हमारे पास जो है वो 2 मैश हैं, तो इसमें हम मैश एनालिसिस लगाएंगे। तो मैश एनालिसिस लगाने के बाद हमें जो है वो फर्स्ट इज दिस मैश एंड सेकंड इज दिस मैश, राइट। और हम इन दोनों मैश की जो है वो मैश 1 और मैश 2 का जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर जो है वो हम correspondingly we will find the value of the voltage across each circuit element, और फिर हम जो है we will find the voltage across each circuit element and then we will find the power across each circuit element। तो ये बेसिकली टेक्निक हम यूज करेंगे। मैश 1 में हमारे पास करंट सोर्स है, तो हमें जो है इस पे मैश एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है। मैश 1 में जो I1 है वो 4 एम्पेयर है और मैश 2 पे हम KVL लगाएंगे और देखेंगे कि जो है वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच वोल्टेज इन दिस मैश। ठीक है, तो पहले जो है वो J10 माइनस J5 इंटू I2। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास आ गया। तो उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि ये जो J10 पार्ट है इसमें से I1 करंट जो है वो पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इस J10 पार्ट को क्या करेंगे बेसिकली विद नेगेटिव साइन हम मल्टीप्लाई करेंगे I1, क्योंकि बेसिकली I1 की जो डायरेक्शन है आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स चूंकि ये बेसिकली जो करंट इसकी जो पोलैरिटी है पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए जो है इसको हम प्लस कंसिडर करेंगे और ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस I1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है 40 आ जाएगा और हम जो है I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहाँ पर J40 आ गया और इससे हमने I2 की वैल्यू कैलकुलेट की और I2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। अब हमने करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है I1 और I2। अब पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस सर्किट एलिमेंट में से जो है वो जो है पावर सप्लाइड और पावर डिलीवर्ड जो है ये एस्टिमेट करनी है, और ये डिपेंड करता है कि जो आपकी पावर का साइन है वो प्लस है या माइनस। अगर माइनस साइन में पावर आती है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट एलिमेंट इज सप्लाइंग पावर टू द नेटवर्क, और अगर साइन पॉजिटिव आता है
तो इसका मतलब है कि सर्किट एलिमेंट इज कंज्यूमिंग पावर, ठीक है। तो हमें इसका पता चलेगा उसकी वैल्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो कंपोनेंट है वो इसमें ये वोल्टेज सोर्स है, इसके क्रॉस जो है वो हम पावर कैलकुलेट करते हैं। और आपको मालूम है कि इसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे पावर का। तो हमारे पास जो है दिस इज VM IM एंड दिस इज थीटा V माइनस थीटा I, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये पावर जो है ये पॉजिटिव में आएगी 207.8 वॉट। इसका मतलब है कि ये प्लस साइन है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन ये कंज्यूम कर रहा है 207.8 वॉट पावर। तो वोल्टेज सोर्स जो है वो नेटवर्क की पावर कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है सेकंड जो हमारे पास सोर्स है जो कि करंट सोर्स है, तो हम उसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो करंट सोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके क्रॉस जो है V1 वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो V1 वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 एम्पेयर है। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो है डेट V1 वैल्यू इज इक्वल टू V2, ठीक है, और V2 मीन्स के हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू I1। तो हमने क्या किया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू I1 इज 20I1। और सेकंड जो था यहाँ पर J10 था, और J10 जो है वो इज I1 माइनस I2। तो ये जो वोल्टेज है इज इनफैक्ट जब इस पे KVL लगाएंगे तो इज टेकन बाय these the voltage across these two components। और इस V1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। जब V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर जो है VM IM और द एंगल बिटवीन थीटा V माइनस थीटा I लगाएंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये माइनस 367.8 वॉट आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट एलिमेंट है ये इतनी पावर जो है वो नेटवर्क को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने हमारे पास 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं और हमने उसके क्रॉस पावर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेजिस्टर के क्रॉस जो है पावर फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इज इनफैक्ट इज दिस करंट I into 20। तो ये बेसिकली 80 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री आ जाएगी, और जो पावर है वो 160 वॉट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टर 160 वॉट जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो पावर फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर में से क्या करंट पास कर रहा है। तो कैपेसिटर में से जो है वो हमारे करंट जो है वो I2 पास कर रहा है, और हम क्या करेंगे कि -J5I2 करेंगे, और इससे हमें जो है वो वोल्टेज क्रॉस J5 ओम जो है कैपेसिटर जो है वो मिल जाएगी। और जब हम इस पे पावर का फार्मूला लगाएंगे तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 0 वॉट आएगी, ठीक है।
इसी तरीके से हम इंडक्टर के केस में करेंगे। तो इंडक्टर के केस में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो वी हैव द करंट I1 एंड I2। तो हमें करंट I1 I2 फाइंड आउट करेंगे और फिर J10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मिल जाएगी। और फिर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि बेसिकली इसके क्रॉस जो पावर कंजम्पशन है वो 0 वाट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें नेटवर्क में 160 वाट पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है रेजिस्टर, और 207 जो है वो 0.8 जो है वो कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज सोर्स। और बाकी जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो पावर कंज्यूम नहीं कर रहे, और टोटल वैल्यू जो है वो आपकी जो पावर सप्लाई टू द नेटवर्क है वो 367.8 वाट आ रही है। अब मैं आपको 5 मिनट्स देता हूं, तो आप जो है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 11.4, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और इसमें 5 सर्किट एलिमेंट हैं और आपने इनके क्रॉस जो है वो पावर कंज्यूम करनी है। आपके पास 5 मिनट्स हैं, तो 5 मिनट्स में जो है वो आप इसकी क्रॉस पावर कैलकुलेट करें। तो अब हम क्या करेंगे कि आपने इसे ट्राई किया होगा, तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था कि इसके ऊपर हम मैश एनालिसिस लगाएंगे और I1 करंट और I2 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम जो है पांचों सर्किट एलिमेंट्स जो हैं वो इसके क्रॉस जो है पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर कैलकुलेट एवरेज पावर हम कैलकुलेट करेंगे, और लेट्स स्टार्ट। तो इसके क्रॉस जो है वो मैश एनालिसिस हम लगाएंगे। मैश एनालिसिस फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट मैश में हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है इट इज -40, राइट। ठीक है, क्योंकि जो करंट है इज एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो बेसिकली इट इज द नेगेटिव साइन। तो अब हम क्या करेंगे कि वी हैव 8 - j2 I1
एंड माइनस माइनस J2 I2, क्योंकि जो I2 की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन आएगा और डेट इज इक्वल टू 0। और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे इस फॉर्म में। इसी तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे सेकंड मैश के लिए। सेकंड मैश में जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ये J20 है, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव है क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव साइन से एंटर हो रहा है। और इसी तरीके से J4 माइनस J2 इंटू I2 विद द पॉजिटिव साइन। I2 की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। उसके बाद माइनस J2 I1 होगा और I1 की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और मैट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद हम डेल्टा और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा 1 बाय डेल्टा जो है वो I1 हमारे पास आ जाएगा और डेल्टा 2 बाय डेल्टा I2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल स्टेप्स बता दिए हैं क्योंकि मैश एनालिसिस हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो अब आप इसको जो है I1 I2 से जो है वो पावर आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि अब हम बेसिकली अब हमें ये बिलीव है कि जो J4 है और माइनस J2 है इसके क्रॉस जो है पावर कंजम्पशन जो है वो 0 वॉट होगी, तो हम इसके क्रॉस पावर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो दो वोल्टेज सोर्स हैं ये चेक करेंगे कि ये दे आर सप्लाइंग पावर टू द नेटवर्क और दे आर कंज्यूमिंग पावर फ्रॉम द नेटवर्क। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस जो है वो पावर कंजम्पशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जिसके क्रॉस हमने जो है पावर कंज्यूम करनी, पावर डिलीवर और कंजम्पशन जो है वो फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले 40 वोल्ट जो सोर्स है वो हम ये लेते हैं। तो हमारे पास जो सप्लाई है वो इज वोल्टेज इज 40 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री और I1 की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, इस पे पावर का फार्मूला लगाएंगे। तो डेट इज माइनस 1/2 40 इंटू 5। अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली वाई वी हैव द माइनस साइन, क्योंकि जो है वो करंट की जो डायरेक्शन है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो हम जो है इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ले रहे हैं। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो है माइनस 40 वॉट आ जाएगी। और फिर इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है जो इनफैक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट is in fact is opposing the current flowing from this source, कि जो करंट फ्लो करेगा इस सोर्स से वो इस डायरेक्शन में होगा और ये जो है बेसिकली उसको अपोज कर रहा है। तो इसलिए जो है वो हम I की वैल्यू जो है वो -I2 लेंगे और यहाँ पर जो है अगेन हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा और वी हैव द थीटा बी माइनस थीटा आई और हमारे पास जो पावर कंजम्पशन है वो -40 वॉट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि टोटल पावर जो नेटवर्क को सप्लाई हो रही है दो वोल्टेज सोर्स से वो 100 वॉट पावर है। तो by guess we can say that that much power must be consumed by the resistor। तो हम क्या करेंगे कि I जो है वो इज इक्वल टू I1 लेंगे और VS इज इक्वल टू हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है
जो हमारे पास 8 ओम रेजिस्टर है इज 8i, 8 ओम रेजिस्टर इज 8i। और इसको हम डायरेक्टली पावर कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ आई स्क्वायर आर, और डेट इज इक्वल टू 100 वॉट। और इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो पावर जो है कंज्यूम जो है वो जीरो होगी, दे विल नॉट एब्जॉर्ब एनी पावर फ्रॉम द नेटवर्क। तो that is in fact is what we have to learn in the last lecture। और यहाँ पर इसकी समरी है कि basically we can express the voltage in time domain in this form। लेकिन अभी जो है हमने RMS representation, that we need the RMS representation which is most common form as well, वो हमने अभी नहीं पढ़ी, तो we will not discuss it। और the current is represented in this form। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली जो पावर है, एवरेज पावर, वो हमने जो है कैलकुलेट की cos थीटा वी माइनस थीटा आई। लेकिन हमारे पास हमने अभी जो देखा नेटवर्क में कि थीटा वी और थीटा आई जो है वो हमारे पास जो है सेम एंगल रखते हैं, और ये वैल्यू जीरो आती थी नेटवर्क में। ठीक है, थीटा वी और थीटा आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो आती थी, और हम क्या एज्यूम करते थे कि जो एवरेज पावर है वो इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेजिस्टिव एलिमेंट के केस में वीएम और आईएम जो है वो थीटा वी और थीटा आई दोनों का एंगल सेम होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो सेम आती थी जीरो। और साइन ऑफ जीरो जो है क्या होता था, साइन ऑफ जीरो जो है क्या होता था, विल मेक दिस रिएक्टिव पावर इक्वल टू जीरो। लेकिन इन दोनों, ये जो दो पावर हैं, वन इज द एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर, और वन इज द रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर जो है वो उसको जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये वॉट में होती है, और ये पावर जो है ये वॉर में होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब ये कोसाइन और साइन कंपोनेंट का जब मैं स्क्वायर लूंगा और इन दोनों का स्क्वायर लेके मैं सम करूंगा, तो एक इन दोनों का जो है वो, इन दोनों की जो पावर है उसका सम जो है वो एक अपेरेंट पावर आएगी, which is in fact not the actual power consumed by the network। क्योंकि जब आप नेटवर्क कैपेसिटी डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो आप उसकी जो रेटिंग है वो वोल्ट एम्पेयर में डिजाइन करेंगे, और उसके लिए जो है वो आप वोल्ट एम्पेयर नेटवर्क लेंगे। और ये अपेरेंट पावर जो है वो ये बेसिकली आपके पास इज एवरेज पावर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। So that is in fact is the apparent power। तो that apparent power will help you to design the capacity of the network। ठीक है, तो हम जो है
इस इसे जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर एस भी कह सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पावर एस क्या है कि बेसिकली इसमें पी प्लस जे क्यू कंपोनेंट है, इसमें पी प्लस जे क्यू कंपोनेंट है कि ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है ये जो है ये पी प्लस जे क्यू कंपोनेंट है। जे क्यू कंपोनेंट है। तो इसको हम स्केल पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्केल पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पावर जो है हमारे पास जो है दिस इज पी पावर और दिस इज इनफैक्ट इज जे क्यू पावर विच इज द रिएक्टिव पावर इन वॉर। और हमारे पास अगर ये बेसिकली दिस इज द अमाउंट of P and Q, so that is in fact is the that vector is in fact is S absolute. That is that magnitude is S absolute, S absolute value. ठीक है? So that is in fact is the apparent power, which is the rating of the network. तो अब ये बेसिकली जो है वो इज इन फैक्ट इज द ओवरव्यू। और नेक्स्ट जो है वो हम आरएमएस की फॉर्म में भी इन तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू मोर थिंग्स जो है वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट वैल्यूज। So here we learn the here we learn maximum average power transfer कि आप जो है वो मैक्सिमम पावर किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जो है मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर थ्योरम भी हम स्टडी करेंगे। और जो है बेसिकली आज के लेक्चर में हम 11.3 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे और इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब बेसिकली हमने ये देखा कि हमारे पास एक लीनियर नेटवर्क है और उसके साथ लोड कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये जो लीनियर सर्किट है, इस लीनियर सर्किट को मैंने जो है वो थेवेनिन अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो वी थेव और जी थेव जो है होनी चाहिए। तो बेसिकली थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि सर्किट का जो लोड है, इसकी जो लोड इम्पीडेंस है वो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। तो पहले तो हम जो है वो मैथमेटिकली ड्राइव करने से पहले जो है एक इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ये करते हैं कि नॉर्मली पावर नेटवर्क्स की आप मिसाल लेते हैं। तो पावर नेटवर्क्स में भी आपका यही होता है कि हम क्या करते हैं कि नेटवर्क की जो इम्पीडेंस है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लोड इम्पीडेंस है दैट शुड नॉट बी मिसमैच विद द नेटवर्क इम्पीडेंस। तो ये जो जीथ है ये नेटवर्क की इम्पीडेंस है। तो आपकी जो लोड इम्पीडेंस है इससे मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों जो हैं अगर मिसमैच होंगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी।
अब देखते हैं कम्युनिकेशन सर्किट्स में। कम्युनिकेशन सर्किट्स में क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं और यू आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ए वेव गाइड टू एयर, so there must not be impedance mismatching. Or if you are connecting a cable to the waveguide, so there must not be impedance mismatching between the waveguide and the cable. तो ये बेसिकली impedance mismatching नहीं होनी चाहिए। तो that is the important thing. और अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि मैथमेटिकली ये हम कैसे assumptions जो हैं वो सही फाइंड आउट करते हैं। तो so we will not take the problem. मेरे ख्याल में पहले जो है इसको जनरली जो है वो हम कंसिडर करेंगे कि पहले हम ये देखते हैं कि हमने बेसिकली होम नेटवर्क है, हमारा जो ट्रांसमिशन पे एक तो हमारे होम के अंदर सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फ्रॉम द ट्रांसमिशन नेटवर्क, और वो जो हमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हैव सम इम्पीडेंस वैल्यू। तो अब हम ये कहें कि हम इसके साथ कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं, लेट्स से कि मोटर है, आपका टीवी है, टोस्टर है, तो किसी भी टाइप का आप लोड कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो इम्पीडेंस है वो क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। लेकिन और इसके से जो है वो हम मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर थ्योरम भी जो कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मली जो है देयर आर सम इम्पीडेंस मिसमैचिंग, और जिसकी वजह से जो है वो यू हैव सम करंट flowing across the across the ground, as across the ground, or you can say in case of three-phase circuit flowing to the neutral. तो बेसिकली ये है कि ये डिटेल में तो डिस्कशन बाद में होगी, लेकिन अभी हम सिंपल नेटवर्क ले रहे हैं और सिंपल नेटवर्क लेते हैं कि हमारे पास जो है जो Z-Thev है इसमें रेजिस्टिव पार्ट भी है और रिएक्टिव पार्ट भी है, और लोड इम्पीडेंस में भी रेजिस्टिव पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट। तो अब क्या होगा कि बेसिकली अगर हम करंट फाइंड आउट करना चाहें तो हम जो है Z-Thev प्लस ZL डिवाइडेड बाय V-Thev लिखेंगे, और इसको जो है वो हम we will sum up these two impedance by summing up the corresponding part. कि R-Thev is sum up into RL, or complex part is, or the reactive part is sum up into the reactive part. तो इससे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम जो ये देखना चाहते हैं कि एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द लोड कैसे निकलेगी। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द लोड कब निकलेगी कि बेसिकली I स्क्वायर RL 1/2 करेंगे। तो इससे जो है वो हमें I स्क्वायर करने से हमने क्या किया कि V-Thev स्क्वायर और रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ले लिया। तो अब हमारे पास जो है वो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, और दिस इज इन फैक्ट इज द RL/2, और आप कह सकते हैं कि दिस इज द पावर डिलीवर्ड टू द लोड। मैक्सिमाइज, जब हम मैक्सिमाइज करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसका बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू with respect to RL and with respect to XL, और उसको जो है इक्वेट करेंगे 0 से, और फिर जो है वो
यानी कि इस पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RL एंड विद रिस्पेक्ट टू XL, और जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू RL जो है इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू RL क्यों करेंगे, क्योंकि हमने RL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो। और इसी तरीके से हम XL के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने फाइंड आउट करना है कि XL की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएट करके हमें ये विद एक्सेल डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल फाइंड दिस वैल्यू विद द नेगेटिव साइन, राइट। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RL, वी विल फाइंड दिस वैल्यू। अब हम इसे क्या करेंगे कि पहले हम इस पार्ट को एक्सेल के लिए हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास क्या है कि सिर्फ ये कंपोनेंट रह जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट रह जाएगा, बाकी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स थेव और एक्सएल, ठीक है। तो जो एक्स थेव और एक्सएल है, इसको जो है इसका मतलब है एक्सएल जो है वो माइनस एक्स थेव के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो एक्स लोड इम्पीडेंस है वो इज इन फैक्ट इज द नेगेटिव ऑफ द रिएक्टेंस। यानी कि मैं ये मिसाल ये करता हूँ कि अगर मेरा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो इंडक्टिव नेचर का है, या मेरा ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो कैपेसिटिव नेचर का है, और मेरा जो लोड है वो मेरा जो है इंडक्टिव नेचर का है, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएंगे कि वन इज विद plus 90 degree phase and other is with the minus 90 degree phase. Ideally it's not possible exactly जो है वो purely inductive और purely capacitive तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि we assume this here. तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इसको 0 के बराबर करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू RL, और RL की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है वो हमारा जो पार्ट है दिस पार्ट v theta square and this denominator part ये 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 0, और सिर्फ ये पार्ट जो है वो हमारे पास रह जाएगा, और वी हैव दिस पार्ट इक्वल टू 0, और इससे जो है वो वी विल गेट दिस वैल्यू हियर RL स्क्वायर, और RL की वैल्यू जो है वो x r थेव स्क्वायर x थेव प्लस XL स्क्वायर आ रही है, और अगर x थेव जो है वो XL इज हमने जो फाइंड आउट किया था वो माइनस x थेव के इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया था, तो XL को अगर मैं माइनस x थेव पुट करूंगा तो ये पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और RL इज इक्वल टू R थेव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो मैच करनी चाहिए, रेजिस्टेंस लोड की और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी मैच करनी चाहिए, तो देन यू हैव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यू हैव मिनिमम लॉसेस, क्योंकि जो पावर ट्रांसफर डिलीवर नहीं हो सकेगी दैट विल बी लॉस्ट। तो अब हम दो कंडीशंस हमने की, एक RL इज इक्वल टू R थेव होना चाहिए और XL इज इक्वल टू माइनस X थेव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो लोड इम्पीडेंस है वो RL प्लस JXL इक्वल टू R थेव माइनस J
एक्स थेव होगी और डेट इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ द थेवेनिन इम्पीडेंस विच इज द नेटवर्क इम्पीडेंस। तो हम ये लिख सकते हैं कि ZL इज इक्वल टू Z थेव कंजुगेट, देन वी कैन ट्रांसफर मैक्सिमम पावर। और इस रिजल्ट को जो है, इस थ्योरम को जो है वो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहते हैं। तो अब बेसिकली हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने फाइंड आउट किया था कि मैक्सिमम जो एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द लोड है वो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि एक्सएल जो है वो माइनस एक्स थेव पुट करेंगे और आर एल इज इक्वल टू जो है वो माइनस आर थेव पुट करेंगे और यहाँ पर आर एल जो है वो इज इक्वल टू आर थेव पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप आ जाएगा वी थेव स्क्वायर बाय 8 आर थेव। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैलकुलेट करनी हो तो हम डायरेक्टली इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसफर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर जो है वो उसके लिए रिलेशनशिप ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी कि जो आर एल की वैल्यू जो है इन केस क्या होगी जब हमारी जो लोड में जो रिएक्टिव कंपोनेंट, लोड जो है प्योरली रेजिस्टिव है और उसमें रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 0 है। तो हम अगेन जो इक्वेशन हमने निकाली थी टू मैक्सिमाइज द आरएल, वो हम उस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरएल जो है वो हमने ये इक्वेशन निकाली थी। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि एक्सएल की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो एक्सएल की वैल्यू को 0 पुट करने के बाद हमारे पास आर थेव प्लस एक्स थेव स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा जो कि Z3 एब्सोल्यूट के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका आरएल है वो जो है बेसिकली Z थेव एब्सोल्यूट के बराबर होगा कि जो नेटवर्क इम्पीडेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी जो है सॉर्ट ऑफ it is sort of, you can say the all the apparent power is consumed across the resistor, जो कि बेसिकली आई कैन से कि इस केस में कम हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंडिंग ऑन के जो है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रेजिस्टिव एंड द रिएक्टिव पावर। तो अब एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल में ये है कि हमारे पास लोड इम्पीडेंस है। तो थेवेनिन कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं कि लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं। हम क्या करते थे कि हमने इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है ये मेरा बी पॉइंट है। तो अब इन ए और बी पॉइंट के क्रॉस जो है मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो मैं फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि बेसिकली इस लोड इम्पीडेंस को डिस्कनेक्ट करूंगा और इसके क्रॉस जो है वो Z थेव और V थेव की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा।
तो अब आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, तो बेसिकली आई विल क्विकली गो अप फ्रॉम दिस। सो इसके लिए क्या करेंगे कि जी थेव के लिए आपके पास जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको आप क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जो है आपके पास जी थेव की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर। तो क्या होगा बेसिकली, दिस जी थेव विल बी इक्वल टू J5 and this plus this 4 is parallel to 8 minus J6. I mean that these two branches are in parallel, right? And this is in series. So this is what I'm writing in reverse, और आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फाइनली यू विल गेट इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं इन कैलकुलेटिंग द इम्पिडेंस। अभी हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। वी थेव जो है वो बड़ा सिंपल है। वी थेव हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पहली इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि वी थेव के लिए हमने चूंकि ये ब्रांच ओपन रखी हुई है, तो इसमें से करंट पास नहीं करेगा, तो हमने इसके क्रॉस जो है वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है वो हम वोल्टेज के लिए वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे पॉजिटिव एंड विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। तो आप क्या करेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे और देखेंगे कि हमने इस दो पॉइंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के क्रॉस होगी। ठीक है, तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे और 8 माइनस J6 ओम के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो 10 into 8 minus J6 divided by 12 minus J6। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, 8 minus J6 10 into 12 minus J6, और ये हमारे पास V थेव की वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमने क्या फार्मूला यूज करना था कि हमने ZL Z थेव कंजुगेट लेना था। तो Z थेव की वैल्यू हमारे पास है, इसका कंजुगेट लेने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है दैट इज द कंजुगेट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो क्या करेंगे कि इस R थेव की वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम पावर का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था कि V थेव स्क्वायर, जो कि हमारे पास ये V थेव स्क्वायर है, दैट इज V थेव स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 8 इंटू R थेव। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर टू द नेटवर्क है वो 2.368 वॉट आती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ जो है वो नेटवर्क थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, लेकिन जो है वी कैन आल्सो डू इट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम में हमें क्या करना पड़ेगा कि जी थेव फाइंड आउट करने के लिए हम लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे और इन पॉइंट्स के क्रॉस जो है जी थेव कैलकुलेट करेंगे बाय ओपन सर्किट। इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। इस करंट सोर्स को क्या करेंगे, हम ओपन सर्किट कर देंगे। अब ये बहुत सिंपल सा नेटवर्क रह गया है कि ये 5 ओम जो है, दिस 5 ओम
is in parallel with this branch, ठीक है। तो 8 प्लस J6 पैरेलल टू 5 जो है वो आपके पास Ztheb आ जाएगी। और Vtheb के लिए हम क्या करेंगे, Vtheb के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 ओम रजिस्टर फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि वी विल हैव दिस करंट सोर्स। तो हम क्या करेंगे कि जस्ट वेट, तो Vtheb के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 8 माइनस J4 जो ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है और 5 माइनस J10 ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस पे हम करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो एक हमारे पास ये ब्रांच है और एक हमारे पास ये ब्रांच है। तो हम इस पे क्या करेंगे कि करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो हमने इस ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इस ब्रांच के साथ। हम क्या करेंगे 8 माइनस J4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 एम्पियर करंट को और टोटल इम्पीडेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हमें इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि 5 इंटू आई जो है वो हमारे पास Vtheb जो है वो आ जाएगा और हमारे पास इसकी जो है Vtheb की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने Vtheb कैलकुलेट कर लिया और Ztheb जो कैलकुलेट किया था उसका कंजुगेट लिया, वो ZL के बराबर था। और इसके ऊपर जो है वो हमने मैक्सिमम पावर का फार्मूला लगा के, तो ये जो है वो वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम पावर, सो दैट इज 1.429 वॉट। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? तो क्योंकि दैट्स वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, or if you have any question you can ask, otherwise I will solve another example. नो सर, कोई इशू नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास जो है दैट एग्जांपल इज आल्सो वेरी सिंपल, और इसमें जो है वो हमने अगेन Vtheb और Itheb, जो Vtheb और Ztheb कैलकुलेट करना है, और फिर जो है मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम एवरेज पावर जो है डिलीवर टू द नेटवर्क जो है, डिलीवर बाय द नेटवर्क जो है वो फाइंड आउट करें। तो ये बेसिकली जो है Ztheb जो है वो we got this Ztheb and then we will find this Vtheb, and then because it is purely resistive, so हम Ztheb की जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर तो लोड में इम्पीडेंस होती तो हम जो है वो Ztheb की वैल्यू का जो है कॉन्जुगेट लेते। अभी जो है वो यहाँ हम इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे जो कि 24.25 ओम है, तो दैट इज द डिफरेंस। और फिर जो है वो हम जो है करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके जो है वो द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज 1/2 I²RL। अब हमने जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है उसका फार्मूला नहीं लगाया, हमने जो है वो 1/2 I²RL से कैलकुलेट की मैक्सिमम एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय RL। तो that is the difference in this problem.
तो ये प्रॉब्लम जो है वो कल लेक्चर में हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. So that's all about today's lecture. So inshallah in the next class we will study about RMS, voltage and current. Thank you very much. Okay, sir.